अध्याय 55 गुवान कॉप्स एक सुंदरी का आमंत्रण। उसका असली घातक वार। नीरज शॉ के शब्दों ने दूसरों को चौंका दिया। नकुल शॉ ने उस दावे को मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी के तीसरे स्तर से जोड़ा। उस दिन उसने नीरज शॉ को तीसरे स्तर में प्रवेश करते देखा था। लेकिन शिखर सम्मेलन में नीरज शॉ ने केवल अपनी स्पेशियल क्लाउड फिंगर का उपयोग किया था। अगर उसके पास कोई असली घातक वार था तो उसने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? नकुल शॉ के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि नीरज शॉ को मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी के तीसरे स्तर से जो लाभ मिले थे वे पूरी तरह से हजम नहीं हुए थे। एक खास पेड़ के नीचे चांदी के कपड़े पहने दो आकृतियों ने पूरा शो देखा था। याद रखना, ग्रिफिन और शॉ परिवार दोनों के पास एक एक महान प्रतिभा है। अब जाओ और हमारे भगवान को इसकी सूचना दो, चांदी की आकृतियों में से एक ने कहा। श्वा, दोनों चांदी की परछाइयां रात में मिल गईं। वहां कौन है? दोनों ने केवल कुछ 100 मीटर की दूरी तय की थी कि एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी। टेंग, एक भूरे रंग का बुजुर्ग जमीन पर उतरा। उसकी आंखें दो रहस्यमयी लोगों को घूर रही थीं। हे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे 7वें दर्जे के एक मार्शल मास्टर ने देखा। 17वें, तुम जाओ और अपने कौशल का अभ्यास करो। चांदी की आकृतियों में से एक हल्के से हंसा जैसे ही वह चला गया। लैम्बर्ट परिवार के महत्वपूर्ण मैदानों में घुसने की हिम्मत किसकी हुई? भूरे रंग के बुजुर्ग की आंखें तेज थीं जैसे ही उसने एक हथेली बाहर निकाली। बेंग, एक हरी चमक हवा को काटती हुई निकली। उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट जितनी तेज थी। उस दबाव में उसके चारों ओर के पेड़ और चट्टानें चूर चूर हो गईं। ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथ, हवा के माध्यम से लंबी दूरी के हमले। यह एक मार्शल मास्टर का प्रतीक था। उस हथेली की शक्ति आसानी से चौथी या 5वीं रैंक के एक कल्टीवेटर को दूरी से कुचल सकती थी। मामूली चालें। पीछे रह गई चांदी की आकृति ने धीरे धीरे एक हाथ उठाया और चमक पर एक उंगली उठाई। श्वा, एक गहरा नीलाची बाहर निकला और एक भाले की तरह उसने बूढ़े आदमी के हमले को छेद दिया। अगले पल में दोनों आकृतियों ने बिजली की गति से वार का आदान प्रदान किया। 6ठी रैंक के कल्टीवेटर भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं होंगे। पेंग, जहां वे लड़े वहां एक विशाल छेद दिखाई दिया जिससे उस क्षेत्र में धूल छा गई। इन दो लोगों की शक्ति उच्च स्तरीय घातक जानवरों की तुलना में थी। वाह! बूढ़े आदमी ने एक मुंह खून थूका और उसका चेहरा पीला था। तुम कौन हो? क्या तुम्हें लैम्बर्ट परिवार द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं है? लैम्बर्ट परिवार आखिरकार सनफेदर सिटी के 3 महान परिवारों में से एक था। सनफेदर सिटी के 1000 किलोमीटर के दायरे में सभी गुटों के बीच इसकी बहुत बड़ी शक्ति थी। लैम्बर्ट परिवार, मेरे मास्टर के एक ही विचार से तुम्हारा जैसा एक परिवार कबीला आसानी से नष्ट हो सकता है, चांदी की आकृति ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह भी अंधेरे में मिल गई। वे दोनों कहाँ से आए होंगे? ऐसा लगता है कि वे पहने हुए हैं। अच्छा नहीं, क्या वे अफवाहों वाले गुवान कॉप्स से हो सकते हैं? बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस ली। गुवान कॉप्स, इन शब्दों ने उसके दिल को उछाल दिया। सनफेदर सिटी क्लाउड कंट्री में केवल एक छोटा शहर था और लैम्बर्ट परिवार सनफेदर सिटी में केवल एक शक्ति था। सनफेदर सिटी गुवानसन प्रांत की देखरेख में 12 छोटे शहरों में से एक था। गुवान कॉप्स गुवानसन प्रांत के कुलीन सैनिक थे। समय की शुरुआत से गुवान कॉप्स केवल एक किंवदंती थे, क्योंकि यह कभी साबित नहीं हुआ था कि उनका कभी अस्तित्व था। यह अफवाह थी कि गुवान कॉप्स में 18 गार्ड थे और प्रत्येक गार्ड कम से कम मार्शल मास्टर रैंक तक पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि गुवान कॉप्स प्रतिभा शिखर सम्मेलन देखने आए थे, लेकिन उनका कारण क्या था? क्या वे उस व्यक्ति के आदेश के तहत हो सकते हैं? भूरे रंग का बुजुर्ग अनिश्चित था, क्योंकि वह समझता था कि गुवान कॉप्स किस लिए खड़ा था। लैम्बर्ट परिवार जैसे एक परिवार कबीले को नष्ट करने के लिए यह एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया था। युवा 3 से 5 के समूहों में चले गए। शॉ परिवार के 7 लोग चुपचाप नीचे उतरे। रास्ते में नीरज शॉ का चेहरा बेहद गंभीर था और किसी ने भी उसे और ज्यादा नाराज करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि नकुल शॉ ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एक और जगह पर केंद्रित था। उसकी बाईं आंख ने अभी अभी कई मील दूर एक लुभावनी लड़ाई देखी थी। ये गुवान कॉप्स और लैम्बर्ट परिवार के बुजुर्ग के बीच आमना सामना था। लैम्बर्ट परिवार का बुजुर्ग 7वें दर्जे तक पहुंच गया था। उसके सभी वार हवा के माध्यम से हमला कर सकते थे। उन वारों की शक्ति 7वें दर्जे से नीचे के सैकड़ों लोगों को तुरंत मार सकती थी। क्या यह मार्शल मास्टर्स की ताकत है? अगर वे 7वें दर्जे पर इतने मजबूत हैं तो मुझे आश्चर्य है कि 8वें और 9वें दर्जे के कल्टीवेटर कितने शक्तिशाली हैं। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे जाने वाले थे, लैम्बर्ट परिवार के कुछ शिष्यों ने उन्हें रोक दिया। सामने वाला एक लड़की थी जो उसकी उम्र की थी। युवा मालिक नकुल शॉ, कृपया रुकें, लड़की ने कहा। नकुल शॉ ने उन लैम्बर्ट परिवार के शिष्यों को अजीब तरह से देखा। मेरी मालकिन आपसे मिलना चाहती हैं। आपकी मालकिन? नकुल शॉ थोड़ा भ्रमित थे। मेरी मालकिन शिखर सम्मेलन की आयोजक हैं, ओलिविया लैम्बर्ट, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। ओलिविया लैम्बर्ट, सनफेदर सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की।
अन्य सभी युवा चौंक गए, उनके भाव ईर्ष्या में बदल गए। कुछ प्रतिभाशाली युवाओं ने उसे देखने के लिए हजारों तरीके अपनाए, फिर भी उनमें से कोई भी उसके जैसा एक व्यक्तिगत निमंत्रण प्राप्त करने में सक्षम नहीं था जैसा कि नकुल शॉ को मिला था। ये किस तरह का दर्जा था? ओलिविया लैम्बर्ट केवल लैम्बर्ट परिवार की एक प्रतिभा या सन फेदर सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं थी, वह लैम्बर्ट परिवार की अगली प्रमुख भी थी। जरूर, नकुल शॉ ने एक सेकंड के लिए सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। आखिरकार ओलिविया लैम्बर्ट शिखर सम्मेलन की आयोजक थी और उसे उसके लिए सम्मान बचाना था। कृपया मेरा अनुसरण करें, नौकरानी ने सिर झुकाया और रास्ता दिखाया। हम्फ, तनु शॉ का मुंह सिकुड़ गया जब उसने नकुल शॉ को जाते हुए देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि ओलिविया लैम्बर्ट नकुल शॉ को पसंद करती हो? आशु शॉ थोड़ा हैरान था। इसका कुछ तर्क था। इस बार नकुल शॉ ने सभी को चौंका दिया क्योंकि उसने सिद्धार्थ ग्रिफिन के साथ पहला स्थान लिया। जिस चीज़ ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया वह ये थी कि नकुल शॉ छोटा था, इसलिए उसकी क्षमता ज़्यादा थी। ओलिविया लैम्बर्ट ने इस क्षमता को देखा होगा और उसे अपनी तरफ आमंत्रित करने की कोशिश की होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? नीरज शॉ ठंडे होकर हंसे। सभी जानते थे कि लैम्बर्ट परिवार और शॉ परिवार दुश्मन थे। अगर नकुल शॉ लैम्बर्ट परिवार के पास जाता तो यह विश्वासघात जितना आसान नहीं होता। नौकरानी का पीछा करते हुए नकुल शॉ एक बार फिर से शिखर सम्मेलन में लौट आया। कृपया, लड़की ने नकुल शॉ को एक सुंदर फिर भी साधारण बांस के घर तक पहुंचाया। नकुल शॉ ने जल्द ही सुंदर आकृति देखी। केवल उसकी आकृति ने ही पुरुषों के दिलों को तेज कर दिया। ओलिविया लैम्बर्ट एक अधब के फल की तरह थी जहां तनु शॉ एक कली की तरह थी। सन फेदर सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की का सामना करते हुए नकुल शॉ केवल एक सेकंड के लिए चकित होकर घूरता रहा, इससे पहले कि उसका दिल फिर से पानी की तरह शांत हो गया। 14 साल का एक युवा होने के नाते ये बहुत ही असामान्य था क्योंकि ज्यादातर वयस्कों को ओलिविया लैम्बर्ट का विरोध करना मुश्किल होगा। ओलिविया लैम्बर्ट ने अपने दिल में आह भरी। वह इतनी छोटी थी और न केवल वह शक्तिशाली थी बल्कि उसका आत्मनियंत्रण भी अविश्वसनीय था। कृपया बैठें, ओलिविया लैम्बर्ट उसके सामने चली गई। इस पल में दोनों केवल इंच दूर थे। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से ओलिविया लैम्बर्ट की खुशबू, सांस और शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था। सामान्य पुरुषों को शायद खुद को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। इसके अलावा ओलिविया लैम्बर्ट ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए चाय डाली। उसका हर एक कदम सुरुचिपूर्ण था। नकुल शॉ ने लापरवाही से कप लिया और जैसा कि उम्मीद थी उसने ओलिविया लैम्बर्ट की उंगली को छुआ। अन्य युवाओं के लिए इस लड़की के बगल में खड़े होना एक सपना था, लेकिन नकुल शॉ भावहीन रहे। सच कहूं तो अगर उसे ओलिविया लैम्बर्ट का अंदाज़ा लगाना था तो दूरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि वह अपनी बाईं आंख से उसे कई मील दूर से देख सकता था। अगर नकुल शॉ चाहता तो वह चीज़ों के आधे पार देख सकता था। जाहिर है ओलिविया लैम्बर्ट को यह पता नहीं था, या वह उसे यहां आमंत्रित करने के बजाय उससे बचने की कोशिश कर रही होती। युवा मालिक नकुल शॉ की प्रसिद्धि जल्द ही सन फेदर सिटी में फैल जाएगी। ओलिविया लैम्बर्ट की आवाज़ बारिश की तरह नर्म थी। नकुल शॉ ने शिष्टाचार से उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह अपने दिल में सोचता रहा, ओलिविया लैम्बर्ट उससे क्यों मिलना चाहती थी। वह छोटा था, इसलिए वह लड़कों और लड़कियों के बीच के अंतर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। इसलिए वह ओलिविया लैम्बर्ट की मुस्कान के लिए नहीं गिरा। उसकी बाईं आंख ने भी नकुल शॉ को शांत कर दिया और वह इच्छा से खुद को नियंत्रित करने में सक्षम था। उनकी बातचीत में केवल ओलिविया लैम्बर्ट का पूछना और नकुल शॉ का जवाब देना शामिल था। नकुल शॉ ने एक बुज़दिल की तरह व्यवहार किया। ओलिविया लैम्बर्ट मदद नहीं कर सकी, लेकिन आश्चर्य हुआ कि क्या वह बस पर्याप्त आकर्षक नहीं थी या उसकी उम्र बहुत कम थी। नकुल शॉ के प्रदर्शन ने उसकी अच्छी तरह से योजनाबद्ध सुंदरता की चाल को विफल कर दिया। युवा मालिक नकुल शॉ, क्या आपका हमारे लैम्बर्ट परिवार में प्रवेश करने का इरादा है? लैम्बर्ट परिवार मार्शल आर्ट्स, चांदी, महिलाएं सहित आपकी सभी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकता है। जैसा कि उसने ये कहा, ओलिविया लैम्बर्ट की दिव्य आकृति लगभग नकुल शॉ पर दबाव डाल रही थी। नकुल शॉ तुरंत सतर्क हो गया और उनके बीच एक दूरी बना ली। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे आखिरकार ओलिविया लैम्बर्ट के इरादे का एहसास हुआ। ओलिविया लैम्बर्ट का चेहरा लाल हो गया। उसने एक युवा के खिलाफ खुद को असहाय महसूस किया जो सेक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। आपकी अच्छी मंशाओं के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा रास्ता केवल सन फेदर सिटी तक सीमित नहीं है, नकुल शॉ ने गहरी आवाज़ में कहा जैसे ही वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका रास्ता सन फेदर सिटी तक सीमित नहीं था। ओलिविया लैम्बर्ट का दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन कांप गया जब उसने युवा को जाते हुए देखा। उसकी नज़र में वह युवा अचानक और भी ज़्यादा आकर्षक लगने लगा। अध्याय 56, मेटल वॉल रिबाउंड। अपनी आंखों से नकुल शॉ को विदा करते हुए ओलिविया लैम्बर्ट अपने विचारों में खो गई। ऊपर से नकुल शॉ एक युवा 14 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडी शांति और समझ थी वह इंसान जैसी नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि नकुल शॉ को भी यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी वंश रेखा के साथ साथ उसकी आंखें भी बदल गई थीं।
टेंग, एक विद्वान पोशाक वाला युवा ओलिविया लैम्बर्ट के बगल में उतरा। वह राजू लैम्बर्ट था। ओलिविया, क्या वह बच्चा इतनी जल्दी चला गया? क्या सन फेदर सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की असफल हो गई? राजू लैम्बर्ट थोड़ा हैरान था। मैं असफल हो गई? वह एक सामान्य युवा जैसा नहीं लगता। ओलिविया लैम्बर्ट ने अपना सिर हिलाया। अचानक एक बूढ़ी आवाज़ बोली, चिंता मत करो ओलिविया, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह काम करेगा। एक भूरे रंग का बुजुर्ग उन दोनों के पीछे दिखाई दिया। बुजुर्ग, दोनों ने तुरंत बूढ़े आदमी का अभिवादन किया। शिखर सम्मेलन में जाहिर तौर पर एक बुजुर्ग घटना की देखरेख कर रहा था और वह बुजुर्ग ये बूढ़ा आदमी था। कुछ समय पहले वह रहस्यमयी गुवान कॉप्स के साथ लड़ा था, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा पीला था। ओलिविया, तुम उसे आधे समय तक देरी करने में कामयाब रही हो जो एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। दूसरा हल पहले ही सेट हो गया है। बुजुर्ग की आंखों के भीतर हत्या का इरादा चमक रहा था। क्या आप सच में ऐसा करने जा रहे हैं? ओलिविया लैम्बर्ट के चेहरे पर अनिच्छा दिखाई दी। उसकी क्षमता बस बहुत ज्यादा है। एक बार जब शॉ परिवार बहुत मजबूत हो जाएगा तो लैम्बर्ट परिवार नष्ट हो जाएगा, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन बुजुर्ग, अगर नकुल शॉ मर जाता है तो शॉ परिवार इसे लैम्बर्ट परिवार से जोड़ देगा। राजू लैम्बर्ट कुछ हिचकिचा रहा था। हे, मरे हुए प्रतिभाशाली लोगों का कोई मूल्य नहीं है। इसके अलावा वह केवल एक शाखा संप्रदाय से है और हमारी योजना सही है। नकुल शॉ लैम्बर्ट परिवार के मैदानों के पास नहीं मरेगा। भूरे रंग के बुजुर्ग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। श्वा, जैसा कि उसने कहा, उसकी आकृति अंधेरे में गायब हो गई। उसकी गति राजू लैम्बर्ट की तुलना में दोगुनी तेज थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ओलिविया लैम्बर्ट और राजू लैम्बर्ट ने अपनी आंखों में सहानुभूति के साथ एक दूसरे को देखा। नकुल शॉ अकेले ही पहाड़ी से फिर से नीचे उतर गए। इस समय शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया था, इसलिए रास्ते में ज्यादा लोग नहीं थे। नकुल शॉ को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे एक बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक हत्या के इरादे ने उसकी बाईं आंख को फड़का दिया। नकुल शॉ ने चुपचाप अपनी बाईं आंख खोली। अचानक उसकी आंख में एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। अंधेरे में ये और भी सुंदर थी। नकुल शॉ फिर से एनहांस्ड विजन मोड में चले गए। अंधेरी रात उसके लिए दिन की तरह साफ थी। वह 15 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ देख सकता था। अगर दिन होता तो दूरी दोगुनी हो जाती। इन सुपर सेंसस की भावना ने उसे आत्मविश्वास और शांति दी। श्वा, अपने स्कैन के तहत नकुल शॉ ने अचानक कुछ 100 फीट दूर एक पेड़ पर एक आकृति देखी। उस आकृति ने एक भूरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था और वह पेड़ के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। सामान्य लोग उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते। हालांकि नकुल शॉ की आंख ने साफ साफ देखा कि वह व्यक्ति कौन था। वह है। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। उसने इस भूरे रंग के बुजुर्ग को पहले देखा था। यही वह व्यक्ति था जो पहले रहस्यमयी चांदी की आकृति से लड़ा था। अच्छा नहीं, ये व्यक्ति शायद लैम्बर्ट परिवार का एक बुजुर्ग है और वह शायद मुझे मारना चाहता है। नकुल शॉ का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसका प्रदर्शन बस बहुत उत्कृष्ट था, इसलिए लैम्बर्ट परिवार के उच्च स्तरों ने भी उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था। किस्मत से मैंने अपनी असली साधना छिपाई। नकुल शॉ ने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ भी नहीं देखा और वह सामान्य गति का उपयोग करके शॉ परिवार में वापस लौट गया। वह अब शॉ परिवार के इलाके के करीब और करीब आ रहा था। नकुल शॉ को अजीब लगा, प्रतिद्वंद्वी हमला क्यों नहीं कर रहा था। उसने फिर से अपनी सुपर विजन खोली और अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। शॉ संप्रदाय के इलाके में 10 किलोमीटर दूर एक दूरस्थ क्षेत्र था। नकुल शॉ जानता था कि यह आखिरी और एकमात्र जगह थी जहां वे हमला करेंगे। वे शॉ परिवार के इलाके के पास क्यों हमला करेंगे? नकुल शॉ का दिमाग घूम गया और उसे तुरंत जवाब पता चल गया। अगर नकुल शॉ शिखर सम्मेलन के पास मर गया तो इससे जाहिर तौर पर शॉ परिवार को संदेह होगा और वे लैम्बर्ट परिवार पर दोष लगाएंगे, क्योंकि शिखर सम्मेलन लैम्बर्ट परिवार के इलाके के भीतर था। लैम्बर्ट परिवार की योजना नकुल शॉ को शॉ संप्रदाय के अपने इलाके में मरने देना था। इस तरह शॉ संप्रदाय के पास दूसरों पर दोष लगाने के लिए कोई सबूत नहीं होगा। क्या स्मार्ट योजना है। नकुल शॉ ने तुरंत अपनी इनर स्ट्रेंथ को संचालित किया और शॉ परिवार के सामने के गेट की ओर दौड़ा। मुझे बस शॉ परिवार के पास के मैदानों तक पहुंचना है। वहां कई गार्ड होंगे और लैम्बर्ट परिवार के पास तब मुझे मारने की हिम्मत नहीं होगी। नकुल शॉ ने एक फैसला किया। इस बिंदु पर सोचते हुए उसकी गति तेजी से बढ़ गई। इस बच्चे ने अपनी असली साधना छिपाई। उसकी गति राजू लैम्बर्ट की तुलना में भी तेज है। भूरे रंग के बुजुर्ग की गति भी बढ़ गई क्योंकि उसने पीछा किया। 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। नकुल शॉ सामने के गेट के करीब और करीब आ रहा था। 100। अचानक शॉ संप्रदाय के सामने के गेट से 2 आकृतियां बाहर आईं। उन्होंने जो पहना हुआ था उससे वे शॉ संप्रदाय से लग रहे थे। नकुल शॉ के लिए यह अच्छी खबर थी क्योंकि पीछे वाले व्यक्ति को इन दोनों से सावधान रहना होगा। उसकी बाईं आंख ने दोनों के चेहरों को स्कैन किया।
दोनों अधेड़ उम्र के थे और उनकी साधना दोनों ने छठी रैंक तक पहुंच गई थी। एक चेहरा बेहद जाना पहचाना था। ये वह है, दिनेश शॉ। नकुल शॉ हैरान था। छठी रैंक के 2 कल्टीवेटरों में से एक योगेश शॉ का पिता दिनेश शॉ था। दिनेश शॉ और दूसरा व्यक्ति लापरवाही से नकुल शॉ की ओर आए। नकुल शॉ को तुरंत बेचैनी महसूस हुई। अगर कोई और होता तो उसे संदेह नहीं होता, लेकिन उनमें से एक दिनेश शॉ होने से उसे तुरंत सतर्क कर दिया। उसे रोको, फिर उसे जितनी जल्दी हो सके मार दो, दिनेश शॉ ने दूसरे छठे दर्जे के योद्धा से कहा। चूंकि रात थी और दोनों के बीच अभी भी काफी दूरी थी, दिनेश शॉ को पता नहीं था कि नकुल शॉ ने पहले ही उसका चेहरा देख लिया था। पीछे के बुजुर्ग ने अचानक गति बढ़ाई क्योंकि दोनों समूह सामने और पीछे से आए। नकुल शॉ ने बुजुर्ग से निकलने वाले खतरे को महसूस किया। वह दिनेश शॉ और उसके दोस्त से नहीं डरा, लेकिन नकुल शॉ लैम्बर्ट परिवार के बुजुर्ग से बेहद सावधान था। लैम्बर्ट परिवार का बुजुर्ग 7वें दर्जे तक पहुंच गया था। वह अब एक मार्शल कलाकार नहीं था, वह एक मार्शल मास्टर था। लाइटली फ्लोटिंग फेरी। नकुल शॉ की आकृति अचानक फिर से बढ़ गई। क्या गति है! दिनेश शॉ और उसके दोस्त के भाव बदल गए क्योंकि वे नकुल शॉ के रास्ते को अवरुद्ध करते हुए 2 अलग अलग दिशाओं में अलग हो गए। अगर वे नकुल शॉ को जल्दी से नहीं मार पाते तो उनकी पहचान का पता चल जाएगा। अगर मछली नहीं मरी तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जाल टूट गया था। इसका मतलब है कि उनमें से एक को मरना होगा। मारो! शॉ परिवार के 2 लोगों ने एक ही समय में नकुल शॉ पर हमला किया। कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड। दिनेश शॉ की तलवार तुरंत एक ठंडी रोशनी से चमक गई। नकुल शॉ जाहिर तौर पर जानता था कि कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड कितनी मजबूत थी, क्योंकि वह पहले योगेश शॉ से लड़ा था जिसने इस कौशल का भी उपयोग किया था। लेकिन इस बार दिनेश शॉ की कोल्ड फ्लोइंग स्वॉर्ड शिखर स्तर पर पहुंच गई थी और छठी रैंक के अंतिम चरणों में अपनी साधना के साथ हमला और भी ज्यादा घातक था। एम्परर विंडफिस्ट। दूसरी तरफ से एक गहरी सीटी की आवाज आई। दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी एक ही समय में हमला कर रहा था। 2 शिखर छठे दर्जे के एक 5वें दर्जे से लड़ रहे थे। ये जाहिर तौर पर अनुचित था। इसके अलावा अभी भी लैम्बर्ट परिवार के बुजुर्ग का घातक वार था। एक बार जब कोई दुर्घटना हुई तो बुजुर्ग अपनी 7वें दर्जे की ताकत के साथ इसे सुझाने में सक्षम होगा। लाइटली फ्लोटिंग फेरी। लाइटली माइक्रोसटेप। नकुल शॉ ने इन 2 कौशलों को उनके अधिकतम तक संचालित किया और वह मुश्किल से हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा। स्टार फिंगर का पहला रुख। नकुल शॉ की आभा अचानक छठी रैंक तक बढ़ गई। एक नीली रोशनी एक उल्का की तरह थी क्योंकि वह चमकती हुई निकल गई और दिनेश शॉ की तलवार से टकराए। डैंग टिल्ड। दिनेश शॉ ने केवल महसूस किया कि उसकी बाँह सुन्न हो गई और उसकी तलवार 2 हिस्सों में टूट गई। उसी समय एक जंगली ची उसके शरीर में टूट गई। वाह! दिनेश शॉ ने तुरंत एक मुंह खून खांसी और उसका भाव बुरा हो गया। स्टार फिंगर, तुमने वह कैसे सीखा? और तुम्हारी साधना? स्टार फिंगर, ये सबसे अच्छी शिखर श्रेणी की मार्शल आर्ट्स में से सबसे अच्छी थी। एक बार जब इसका उपयोग किया गया तो कुछ भी इसका सामना नहीं कर सका। यहाँ तक कि शिखर छठी रैंक के दिनेश शॉ को भी इस कौशल को सीधे सामने अवरुद्ध करने से आंतरिक चोटें लगी थीं। मर जाओ! नकुल शॉ ने एक बार फिर से हमला किया और हालांकि ये वार उसके घातक वार नहीं थे, स्टार फिंगर ने फिर भी दिनेश शॉ को चोटें पहुंचाईं। एम्परर विंडफिस्ट। दूसरा छठा दर्जा दिनेश शॉ को बचाने के लिए पीछे से रेंग आया। दोनों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि नकुल शॉ की असली साधना छठी रैंक पर थी और उसने स्टार फिंगर सीखी थी। अगर नकुल शॉ अभी दिनेश शॉ को मारना चाहता तो उसे पीछे से सीधे सामने के हमले को लेना पड़ता। मर जाओ! नकुल शॉ ने पीछे से हमले के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उसने एक बार फिर से स्टार फिंगर का उपयोग किया। हल्की नीली रोशनी रात में सुंदर थी। उंगली अपने लक्ष्य पर लगी। दिनेश शॉ का शरीर जम गया क्योंकि उसकी छाती में एक छेद दिखाई दिया। फ्लॉप। छठी रैंक के एक कल्टीवेटर का जीवन वहीं समाप्त हो गया। ऐसा इस तथ्य के कारण था कि स्टार फिंगर बस बहुत मजबूत थी और नकुल शॉ की मेटल वॉल टेक्निक ने इस कौशल में और शक्ति जोड़ी। एम्परर विंडफिस्ट। उसी समय दूसरे छठे दर्जे के योद्धा का पूरा हमला उसके शरीर तक पहुंच गया था। नकुल शॉ बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका। सबसे अच्छा वह कर सकता था कि वह अपने शरीर को इस तरह से घुमाए कि उसके महत्वपूर्ण अंग नहीं मारे जाएं। बाम! जैसे ही मुट्ठी नकुल शॉ से टकराए, अधेड़ उम्र के आदमी का भाव राहत और खुशी में बदल गया। दूर लैम्बर्ट परिवार के बुजुर्ग के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। यह एक योग्य व्यापार था अगर उन्होंने दिनेश शॉ के बदले नकुल शॉ को मार दिया। मेटल वॉल रिबाउंड। नकुल शॉ ने चिल्लाया क्योंकि उसने अपनी सारी ची को इकट्ठा किया और उसे मेटल वॉल टेक्निक में डाल दिया। उसका पूरा शरीर एक धातु की ढाल की तरह था क्योंकि उसने हमले को वापस लौटा दिया। क्रैक। अधेड़ उम्र के आदमी के मुंह से खून निकल आया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी बाँह के माध्यम से एक शक्तिशाली कंपन यात्रा कर रही है। टेंग टेंग टेंग। वह व्यक्ति दर्द में कराहता रहा क्योंकि उसे पीछे धकेला गया।